हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी 3rd यूनिट का अध्याय बचत एवं विनियोग के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। बचत यानी सेविंग, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट। तो आज का अध्याय है आपका बचत एवं विनियोग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी किस प्रकार बचत की जाती है तथा धन का किस प्रकार इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग किया जाता है, किस तरह उसका व्यय किया जाता है, अपने भविष्य में बचत क्यों करनी चाहिए तथा बचत के मानव जीवन में क्या लाभ होते हैं। आज हम आपको बचत के बारे में अध्ययन कराएंगे। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में फैमिली में, परिवार में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार के भविष्य में बारे में सोचने के लिए हमें धन की बचत करनी पड़ती है। बचत के साथ साथ संचय भी करना पड़ता है। तो बचत क्या है? बचत व्यक्ति की आय का वह भाग होता है। जो व्यक्ति कुछ कमाता है, जो धन कमाता है, तो बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचा कर रखा जाता है। वही तो आपकी बचत होती है, जिससे सिंचाई, भवन निर्माण है, कई प्रकार की योजनाओं को बनाने के लिए इस बचत की हमें आवश्यकता होती है तथा जो भी कुछ कार्य हैं उस समय पर होने लगते हैं। तो भविष्य को स्वर्णिम बनाने बचत क्यों की जाती है? भविष्य को स्वर्णिम बनाने, आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय एवं आर्थिक संकटों से निपटने के लिए, दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बचत, सेविंग की आवश्यकता होती है। भविष्य अनिश्चित होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए हमारे साथ में, व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटना कब घटित हो जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमें भविष्य के निर्माण के लिए बचत करनी चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ किसी भी समय अपने आप पर, अपने परिवार पर आ सकती हैं। इन परिस्थितियों से बचने के लिए, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें बचत करनी चाहिए। जो व्यक्ति की कुल आय होती है, उस कुल आय में से जो व्यय यानी जो हम खर्च करते हैं, कुल आय में से जो हम खर्च करते हैं वो आपकी बचत कहलाती है। जो कुछ शेष बचता है वो आपका बचत कहलाता है। आय एवं उपभोग व्यय, आय एवं उपभोग व्यय यानी जो कुल आय होती है उस आय में से जो हम कुछ खर्च करते हैं, बाकी जो बचता है आपका बचत कहलाता है। तो यानी बचत, कुल आय में से कितना खर्च किया, जो कुछ बचता है वो आपका बचत कहलाता है। अब है आपकी बचत की कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। कहने का तात्पर्य है, कोई व्यक्ति महीने के 10,000 रुपये कमाता है तो उसमें से 5 खर्च करता है तो 5 उसके बचते हैं। तो वो 5,000 जो पैसे बचते हैं, जो रुपये बचते हैं, वो उसकी बचत के रूप में होते हैं, जिन्हें वह भविष्य निर्माण के लिए, कई प्रकार की योजनाओं के निर्माण के लिए अपने लिए बचा के रखता है, ताकि आगे आने वाले समय में, भविष्य में वह किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कहने का तात्पर्य है, आय का वह भाग जिसे उपभोग व्यय पर नहीं खर्च किया जाता है बल्कि भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है, वह आपका बचत कहलाता है। स्वर्णिम भविष्य, सुखी जीवन के लिए बचत करना अति आवश्यक है, जिससे राष्ट्र की समृद्धि, विकास वही नागरिकों की बचत पर ही निर्भर करती है। ये तो आपके घर परिवार की बातें होंगी। देश निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए भी बचत करनी चाहिए, ताकि देश का भविष्य आगे बढ़ सके, देश में एक अच्छे नागरिक बनकर तैयार हो सके। अब आती है आपकी बचत की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेविंग। बचत की परिभाषा में पहले हम पढ़ेंगे जे.एम. केन्ज के अनुसार। जे.एम. केन्ज के अनुसार
जेएम केंट बचत के बारे में क्या परिभाषा दी है? वर्तमान वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहते हैं। जैसे कि हम जो भी धन कमाते हैं उस कमाए हुए धन में से जो हम धन बचाते हैं वो आपका बचत कहलाता है। वर्मा एवं देशपांडे के अनुसार बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता वरन भविष्य के उपभोग के लिए समझ बूझकर अलग से धन बचाकर रखा जाता है। उसे संपत्ति की पूंजी का एक स्वरूप दिया जाता है जिससे जो धन इकट्ठा किया जाता है, जिससे कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर की जाती है, जिससे बच्चों की शिक्षा है, कोई व्यवसाय है, भवन निर्माण की प्रक्रिया में इस बचत का कार्य किया जाता है। कोई शादी समारोह है, बच्चों की शादी करनी है, इन सभी का ध्यान रखते हुए हमें बचत करनी चाहिए। निकल एवं डॉर्सी के अनुसार निकल एवं डॉर्सी क्या कहते हैं? बचत का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। बचत का कार्य कौन करता है? हमारे घर के मुखिया, हमारे पिताजी, और हमारे भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं। हमारा अध्ययन में भी पैसे खर्च करते हैं, कपड़े हैं, शिक्षा है, अंत में शादी समारोह हैं, कई प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कुछ ना कुछ बचत रखते हैं। तो परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बचत करनी चाहिए जिससे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। जैसा कि कैंडल ने लिखा है, ग्रोसी कैंडल कहते हैं, फैमिली सिक्योरिटी मीन नॉट ओनली द एबिलिटी टू मीट करंट नीड बट आल्सो सम प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। कहने का तात्पर्य है बचत का मुख्य उद्देश्य है परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। बचत सदैव हमें सोच समझकर की जानी चाहिए। यदि परिवार को यह ज्ञात हो जाता है कि बचत क्यों करना चाहता है, इस बचत से हम जमीन है, मकान है, दुकान, जायदाद कुछ भी खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बचत की आवश्यकता होती है। अगर परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वहीं परिवार में तनाव, झगड़े, कई प्रकार के झंझटें, परिवार के सदस्यों में कुंठा, तनाव रहता है तथा परिवार दूर दूर रहने लगते हैं। अगर उसी बचत को सही रूप से परिवार के सभी सदस्यों में बराबर भागीदार बनाया जाता है तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाती है तथा परिवार का रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता जाता है। अब हम पढ़ेंगे बचत एवं संचय में अंतर। बचत क्या होती है और संचय क्या होती है? बचत यानी सेविंग, संचय यानी इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना। बचत संचय यानी डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड हार्डिंग। बचत क्यों करते हैं और संचय क्यों करते हैं? बचत सदैव उत्पादन के रूप में की जाती है जिससे जो बचत करता होता है उसकी आय में वृद्धि होती है। बचत को जो पैसा हम बचाते हैं, धन में जो धन होता है उसमें से पैसा बचाते हैं, बचत को बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बीमा कंपनी में अर्जित किया जाता है। बचत के पैसे से स्वयं को लाभ नहीं होता है बल्कि देश एवं समाज को भी लाभ होता है। बचत के पैसों के उद्योग, धंधे, विकास आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो संचय होता है, संग्रह होता है, वो सामान्य रूप से धन बचाकर घर में ही रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है जब हम अपने धन को बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं इससे सरकार को भी फायदा होता है, इससे देश को भी फायदा होता है। लेकिन संचय में हम घर पर ही, जो गृहिणियाँ होती हैं घर पर ही अपना पैसा इकट्ठा करती हैं जिससे देश या राष्ट्र का कोई भला नहीं होता है। जो बचत होती है उसमें धनराशि का उत्पादक रूप होता है, जो संचय होता है धनराशि का अनुत्पादक रूप होता है। अर्थशास्त्र कहते हैं वह धनराशि बचत कहलाती है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखी जाती है जिसका प्रयोग उत्पादन के कार्यों में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बचत एवं सदैव अनुपादक रूप में होती है, इसमें कोई लाभ नहीं होता है। संचय रूप में बचा हुआ धन उपयोग
भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। अब है आपका बचत की आवश्यकता एवं महत्व। बचत की आवश्यकता महत्व क्या होती है, बचत का क्या महत्व है, हमें बचत क्यों करनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस है, किस किस स्थान पर किन किन लक्ष्यों को पूरा करती है। बचत की आवश्यकता है महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। प्रत्येक परिवार अपनी आय में से जो कुछ अंश भविष्य के लिए बचा कर रखता है। बचत करने की आवश्यकता इच्छा परिवार के मूल्य एवं लक्ष्यों से संबंधित होती है, जो परिवार के दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनिश्चित भविष्य की आकस्मिक अवस्थाओं। अनिश्चित भविष्य में मनुष्य के जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, तो अनिश्चित भविष्य की आकस्मिक दुर्घटनाओं आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमें बचत करनी चाहिए। बच्चों और परिवार की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा अन्य बड़ी आवश्यकताओं को ध्यान रखकर हमें बचत करनी चाहिए। सेवानिवृत्ति। जब कोई सरकारी कर्मचारी होता है उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है तो वह अपने भविष्य के लिए धन बचा कर रखता है, ताकि आगे आने वाला जो समय उसका आसानी से सुखपूर्वक बीत सके तथा वह अपने खर्चों के लिए किसी दूसरे या परिवार पर निर्भर ना हो। कुछ उद्देश्य जैसे कि मकान है, फर्नीचर है, यात्रा हेतु हमें इन सभी को करने के लिए व्यक्तियों को अपनी बचत स्वयं अपने पास रखनी चाहिए। बचत के प्रमुख महत्व एवं आवश्यकता में बचत का मुख्य लक्ष्य, जो बचत का जो लक्ष्य होता है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो मुख्य लक्ष्य होता है इसका आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अचानक कोई कार्य आ जाए, अचानक हमें किसी स्थान पर पैसा लगाना है तो आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत करनी चाहिए। धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहारा। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शारीरिक असमर्था, यानी कोई व्यक्ति विकलांग है, हाथ पैरों से कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो उसके पास जो धन होता है उस धन के द्वारा अपना संपूर्ण जीवन आसानी से निर्वाह कर सकता है। वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। अगर व्यक्ति के पास पैसा होता है, उसका जो वृद्धावस्था आयु होती है, इस अवस्था में व्यक्ति को किसी न किसी की सहारे की आवश्यकता होती है। इस सबसे अच्छा सहारा व्यक्ति के पास धन का होता है। अनावश्यक खर्चों में कमी करनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक संरक्षण है। भविष्य में आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं होता है। अगर हमारे पास अच्छा पैसा होता है, बचत होता है, तो भविष्य में हमें पैसे की कभी कमी नहीं होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न आवश्यकताओं के साथ समायोजन अच्छी तरह से हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है। स्थायी संपत्ति को भी खरीद सकता है। राष्ट्रीय योजनाओं को भी संचालन कर सकता है। तो बचत की आवश्यकता इन क्षेत्रों में होती है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आकस्मिक आवश्यकता यानी आकस्मिक आवश्यकता होती क्या है, जो इमरजेंसी नीड, जो परिवार की आकस्मिक आवश्यकताओं जैसे परिवार के सदस्यों का अचानक बीमार हो जाना, शारीरिक अपंगता, चोरी डकैती, दुर्घटना आदि। ऐसी परिस्थिति में परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है, तो वे परिवार नियमित रूप से बचत करते हैं तो इन परिस्थितियों से वो आसानी से निपट सकते हैं। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति। दीर्घकालीन यानी आगे आने वाले समय, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, इतने खर्चे नहीं होते हैं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जाता है तो खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा है, शादी करना है, घर बनवाना है, जमीन ज़्यादा खरीदनी है, उनके लिए व्यवसाय खोलना है, तो दीर्घकालीन आवश्यकताएं होती हैं जिनको बच्चों के लिए हमें करने के लिए बचत की आवश्यकता होती है। बचत से आय में वृद्धि। जो बचत होती है उससे आय में भी वृद्धि होती है। बचत की राशि का उचित विनियोग करके ब्याज कमाया जा सकता है, जिससे आय में भी वृद्धि होती है। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बीमा है आदि में बचत का धन कमाकर मूलधन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अनावश्यक खर्चों में कमी। अगर आप बचत करते हैं, निश्चित बचत करते हैं, अपने
धनराशि में से, तो इससे अनावश्यक खर्चों में भी कमी होती है, जिससे व्यक्ति सोच समझकर खर्च करता है। जैसे कि आपने देखा होगा महीने की कोई संचय निधि में खाता जमा करें, इतने पैसे में उसमें जमा करते हैं, तो इन्हीं पैसों से मैं घर का खर्चा चलाना है। सेवानिवृत्ति एवं समय आर्थिक संरक्षण, जब सेवानिवृत्ति होती है व्यक्ति की जो आय होती है वो आधी हो जाती है, उसी जब व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसे महीने की पेंशन मिलती है, उस पेंशन से उसे अपना महीने के खर्चे, उसके भविष्य के खर्चे चलाने पड़ते हैं, जिससे व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है तथा वह किसी पर बोझ या भार नहीं बनता है। तो यह आपका बचत हो गई। अब हम आपको बताएंगे विनियोग। विनियोग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। सामान्य बोलचाल की भाषा में विनियोग का अर्थ होता है उन वस्तुओं को क्रय करना जिससे व्यक्ति को लाभ हो। दूसरे शब्दों में उत्पादक वस्तुओं की क्रय में जो लाभ हेतु धन लगाना या व्यापार में पूंजी लगाना। अगर आप कोई कार्य खोलते हैं, अगर आप कोई व्यवसाय खोलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं, यानी अपना धन लगाते हैं, तो वही आपका विनियोग कहलाता है। इन्वेस्टमेंट यानी अपने धन का कुछ भाग खर्च करना, किसी व्यापार को खोलना, वस्तुओं को क्रय करना आपका विनियोग कहलाता है। इससे व्यक्ति की पूंजी के साथ साथ ब्याज से भी लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति अपनी कुल आय में से कुछ ना कुछ धनराशि बचाता है तथा अपने घरेलू स्तर, अपनी जो सहायता कोष होती है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट करता है। जो बचत होती है कुल आय में से जो कुल व्यय होता है, लेकिन जो विनियोग होता है, विनियोग में बचत के साथ साथ हमें ब्याज भी प्राप्त होती है। विनियोग के प्रारूप, मतलब विनियोग के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? प्रत्येक विवेकशील परिवार आय में से प्रति माह कुछ ना कुछ धन बचा कर रखता है। जब यह राशि पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो इसका विनियोग करता है। जैसे कोई उद्योग धंधा है, कोई कुटीर उद्योग घर में खोलना चाहता है, अपना कारोबार स्वयं करना चाहता है, तो उस जमा की पूंजी को वह उस व्यवसाय में खर्च करता है तथा खर्च करने के साथ साथ उसको लाभ प्राप्त होता है, वही आपका विनियोग कहलाता है। ये विनियोग आपके 3 भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन विनियोग, शॉर्ट टाइम यानी निश्चित समय के लिए, कुछ कम समय के लिए धन का व्यय किया जाता है। दीर्घकालीन विनियोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कोई बड़ा कारोबार होता है, कोई कंपनियां होती हैं जो अर्ध सरकारी कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनियां होती हैं जिसमें बहुत से लोग अपना धन इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट होते हैं जिसके द्वारा अपना धन विनियोग करके एक अच्छा लाभ कमाते हैं तथा अंत में कंपनी को लाभ मिलता है तो अच्छा ब्याज प्राप्त होता है। जीवन भर के लिए विनियोग, कुछ लोग लाइफ टाइम के लिए अपना धन व्यय करते रहते हैं, उससे अच्छा लाभ धन प्राप्त होता है। तो अल्पकालीन विनियोग में व्यक्ति अपनी थोड़े समय के लिए उत्पादक कार्यों में अपना धन लगाता है तथा दीर्घकालीन में अधिक समय के लिए अपना धन व्यय करता है। दीर्घकालीन विनियोग में जैसे कि जीवन निगम है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, किसान विकास पत्र है, जनरल प्रोविडेंट फंड है, राज्य बीमा है, ये दीर्घकालीन समय के लिए होते हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए किए जाते हैं। और जीवन भर के लिए जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, LIC, जीवन बीमा, बहुत से लोग जीवन बीमा करवाते हैं तो वो पूरे अपने लाइफ टाइम के लिए होता है, जीवन भर के लिए होता है। अब आपके विनियोग से लाभ, विनियोग से क्या क्या लाभ होते हैं? परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, धन बचाते हैं तो पहला उद्देश्य होता है परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठना। परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है चाहे भले कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए। कहने का तात्पर्य और किसी घटना में जो मुखिया होता है उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो वह उस धन से अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है तथा वह उसे भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। जो विनियोजित धन होता है वह काफ़ी दिनों के लिए अपने समय में प्रयोग कर सकता है तथा अपने परिवार को विकट परिस्थितियों से उबार सकता है। सेवानिवृत्ति के समय यानी जो आय होती है पूर्णतः बंद हो जाती है, मतलब पेंशन रूप में थोड़ा ही धन प्राप्त होता है जिससे
विनियोग धन का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जैसे वृद्धावस्था, शारीरिक असमर्थता में, स्थायी संपत्ति खरीदने में, बालकों के उज्जवल भविष्य में, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। अब है आपके विनियोग। इनके लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती हैं, कि हानियों को भी हमें ध्यान में रखते हुए विनियोग करना चाहिए। हानि कैसे कि जैसे कि कोई कंपनी है, जिस कंपनी में हम अपना धन लगाते हैं तो हमें सोच समझकर अपना धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखना चाहिए कि एक कंपनी है, एक कारोबार हमारा कब तक, कितने समय तक चलेगा, इससे हमें कौन कौन से लाभ होने वाले, इन लाभों को ध्यान रखते हुए हमें धन का विनियोग करना चाहिए। कई बार आपने देखा है कुछ व्यक्ति सोच समझकर धन का व्यय नहीं करते हैं, जिससे लाखों का नुकसान उठा बैठते हैं। तो विनियोग करते समय कौन कौन सी हानियां होती हैं, इन हानियों को हमें ध्यान में रखकर ही हमें विनियोग करना चाहिए। समय पर विनियोग करना एक बेहद कठिन एवं जटिल कार्य है। अगर कोई कंपनी समय पर कोई कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, ताकि सोच समझकर हमें धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि समय पर उच्च दर पर हमें ब्याज प्राप्त हो सके। अगर समय पर विनियोग नहीं करते हैं तो इससे कठिन एवं जटिल कार्य उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत बड़ी पूंजी लगाकर बहुत कम आय प्राप्त करना, किसी क्षेत्र में अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, आय बहुत ही कम प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक संकट की स्थिति में गुजरना पड़ता है। काफी धैर्य की आवश्यकता। अगर आप अपने पैसे को किसी व्यवसाय में लगाते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, शांतिपूर्वक सोच समझकर कार्य करना चाहिए। विनियोग करना एक जोखिम भरा कार्य होता है। जब आप पैसा किसी कारोबार में लगाते हैं तो पैसा खर्च करते हैं तो ये जोखिम भरा कार्य होता है। कई बार अपनी सारी जमा पूंजी को वह उस कारोबार में लगा बैठता है, अंत में उसे हानि ही प्राप्त होती है। उचित विनियोग हेतु विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है। जब आप किसी कंपनी में धन का व्यय करते हैं, विनियोग करते हैं, तो हमें सोच समझकर अपने कौशल से, विवेक से धन का व्यय करना चाहिए, ताकि उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी पता तथा उसका जो प्रोविडेंट फंड है उसके बारे में पता होना चाहिए। उनके लिए कुछ सरकारी संस्थाएं, बैंक है, डाकघर है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जीवन बीमा निगम में ही धन का विनियोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, आम भाषा में कहते हैं बीसी, इन बीसीओ में पैसा नहीं डालना चाहिए। हमें अपने जो धन का व्यय है, हमें अपना धन विनियोग हमेशा बैंक है, डाकघर है, जीवन बीमा, सरकारी कंपनियों में ही अपना पैसा लगाना चाहिए। निजी कंपनियों में धन हमेशा डूब ही जाता है, जिससे आर्थिक संकट गहराने लगता है। विनियोग साधनों का चुनाव करते समय हमें पूंजी की सुरक्षा है, लाभ की उचित दर है, विश्व की स्थितियों के प्रभाव को देखकर उसकी तरलता, लचीलापन को ध्यान में रखकर ही धन का व्यय करना चाहिए, तथा जो ऋण सुविधा है, ऋण सुविधा को देखकर ही धन का व्यय करना चाहिए। संस्था की दूरी, यानी ऐसा ना हो जिस संस्था में आप पैसा लगा रहे हो वो इतनी दूर नहीं होना चाहिए कि आने जाने में परेशानी हो।